चलो आज हम लोग देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। अब ये कृषि का वाणिज्यीकरण जो शब्द है, पहले सबसे पहले इसको समझते हैं, यानी इसका अर्थ समझना है। उसके बाद क्या देखना है, कृषि का वाणिज्यीकरण लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, मतलब टारगेट क्या था, गोल क्या था। अंग्रेज इस सिस्टम को लागू करने का, मतलब लागू जो किए थे, इस सिस्टम को लागू करने के पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद रहा होगा। उसके बाद इसके उत्तरदायी कारक, उत्तरदायी कारक का मतलब क्या, इस चीज़ को करने के पीछे का रीज़न क्या था, ऐसा उन्होंने क्यों किया, करने के पीछे रीज़न क्या है वो बताना है। ये था गोल और ये क्या है, रीज़न। उसके बाद प्रोसेस, इस सिस्टम को लागू करने का तरीका क्या है, तो आपको प्रोसेस समझना है। यहाँ पर क्या क्या देख रहे थे कि टारगेट, टारगेट से बेहतर होगा करना गोल, लक्ष्य क्या था। और उत्तरदायी कारक मतलब कि रिस्पॉन्सिबल रीज़न, रीज़न कह लो, रीज़न। इसके वजह से परिणाम क्या हुआ, यानी इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव, परिणाम क्या रहा, किस पर, अंग्रेजों को कैसा मतलब बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखना है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और ये हुआ कंक्लूजन, निष्कर्ष। फाइनली हम क्या समझेंगे, देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ने का हमारा यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या देखना है कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है, उसके बाद देखना है कि ऐसा करने के पीछे का लक्ष्य क्या था, अंग्रेज क्या चाहते थे, आखिर लागू कौन किया, अंग्रेज किए थे, तो अंग्रेज के अधिकारियों का उद्देश्य क्या था, और उस उद्देश्य मतलब कि ऐसा सिस्टम को लागू करने के पीछे कारण क्या था। ये तो लक्ष्य है कि वो पाना क्या चाहते थे, और ऐसा करने के पीछे का उनका अपना खुद का दिक्कत क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या था, आखिर मजबूरी क्या थी उनकी ऐसे सिस्टम को लागू करने के लिए। अगला क्या है, इस सिस्टम को लागू करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो लागू करेंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ा, और फाइनली क्या देखना है कि परिणाम क्या निकला, बेनिफिट घाटे का सौदा रहा फिर फायदे का सौदा रहा, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। हालांकि लास्ट में वही होगा कि जो भारतीय किसान है वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, भुखमरी के शिकार होंगे। यही सब इम्पैक्ट तो सब में देखते हैं अक्सर। तो सबसे पहला समझना है कि वाणिज्यीकरण जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या, किसी चीज़ को आप, वाणिज्य का मतलब होता है कि व्यापार के उद्देश्य से किया जाने वाला जो कारोबार होता है उसको क्या बोलते हैं, वाणिज्यीकरण। तो वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स। जब किसी चीज़ को खरीद और बिक्री के योग्य बना देते हो उसको क्या बोलते हैं, वाणिज्य। समझ रहे हो बात को। व्यापार करना क्या है, व्यापार एक तरीका है, व्यापार करना, व्यापार का मतलब होता है किसी चीज़ का खरीदना या बेचना, उसको क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक, सॉरी व्यापार करना। जबकि वाणिज्य का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप उस लायक बना दो कि उसको खरीदा या बेचा जा सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक समय था कि जो भारत में जो गन्ने वगैरह की खेती होती थी वो खरीदने या व्यापार करने, मतलब व्यापार करने का मकसद से नहीं उगाया जाता था। यहाँ के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपनी खुद की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम लोग व्यापार मतलब कि फसल का उगाते थे। लेकिन जब गन्ने को ही, ध्यान दीजिएगा, जब उसी गन्ने को कहते हैं कि जब उसको खरीदने या बेचने लायक बना देते हैं, मतलब कि जब उसका जो गुड़ बनेगा, जो चीनी बनेगा, वो क्या करेंगे, खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्शलाइज करा रहे हैं, व्यापार के योग्य बना रहे हैं। तो इसका जो कि सही मतलब क्या है, कहता व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर, व्यापारिक मुनाफे को, मुनाफा कह रहे हैं, बात को समझिएगा, व्यापार करेंगे लेकिन किसके लिए, मुनाफे करने के लिए। तो व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर किसानों को परंपरागत फसल की जगह पर नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य करना। तो देखिए लाभ क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि व्यापारिक मुनाफा, व्यापारिक मुनाफा दिमाग में है, किसके, अंग्रेजों के दिमाग में। तो व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर क्या करना है, परंपरागत फसल के जगह पर, परंपरागत फसल के जगह पर अगर नकदी फसल का अगर हम खेती करते हैं तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका मतलब हुआ ये व्यापारिक मुनाफा किसके दिमाग में है, अंग्रेज को क्या चाहिए, जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार किस चीज़ का करता था, वही रेशम, अफीम, नील, जूट, चाय, ये सब नकदी फसल है। ये सब क्या है, जितना भी फसल का नाम बोले ये सब क्या है, नकदी फसल। क्या क्या है, अफीम, चाय,
नील, शोरा, हालांकि शोरा तो मिनरल्स है, हालांकि शोरा भी आप कह सकते हो, व्यापार तो इसका भी चल रहा है, बारूद बन रहा है, मतलब उसका गन पाउडर बन रहा है। इसके अलावा और क्या, रेशम लिखे, रेशम, जूट, कपास, मतलब इतना उदाहरण पर्याप्त है समझने के लिए, है ना। और परंपरागत फसल कौन था पहले, परंपरागत फसल कौन था, चावल, मतलब कोई धान कह लेगा, है ना, सर चावल की खेती थोड़ी होती है, तो धान उगाया जाता है, उसी के बाद उसे चावल निकालते हैं, चावल हो गया। उसके बाद गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी, सब लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा यहाँ ये परंपरागत फसल था, है ना। तो उतना नहीं लिखना है कि लहसुन, धनिया, पुदीना सब लिख रहे हैं, उतना नहीं लिखना है, बस ये समझ में आया कि ये जो चीज़ें हम उगाते थे इससे किसानों का पेट डायरेक्ट भरता था। अब जरा इधर देखो, पेट भरने लायक की कोई चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अफीम खा के पेट भरेगा नहीं, चाय नहीं, इसका काम किसी खास सिचुएशन में केवल इस्तेमाल होता है। नील का, हाँ भाई, तो नशा से पेट भरता है, नशा तो नशा होता है, और नशा करने की इच्छा उसी की होती है जिसका पेट भरा हुआ होता है, समझ रहे हो। नशा कौन करेगा, जिसका पहले से पेट भरा हुआ है वही नशा करेगा, है ना। नील, कपड़ा वगैरह रंगना है उससे। शोरा, क्या बनेगा इससे, गन पाउडर बनेगा। रेशम, मतलब खाने लायक कुछ भी नहीं है, और इधर सब खाने लायक, क्योंकि इसी को खा के हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो अंग्रेज चाहते थे कि परंपरागत फसल जो किसान यहाँ पर करते हैं इसके बजाय इन सारी चीज़ों की खेती करें। इससे क्या होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की खेती में ज़्यादा बेनिफिट है, और अंग्रेज़ों को चाहिए भी यही था। अरे अफीम का एक पुड़िया अगर बेचेगा तो 100 बोरा के बराबर जो अनाज होता है धान का वो भी नहीं बिकेगा। मतलब एक तरफ 100 बोरा धान का है और दूसरा तरफ एक पुड़िया मात्र क्या है, अफीम है। एक तो उसको ढोले, मतलब कि जो जहाज है, जहाज पर उसको ढोने में ईजी लगेगा। अगर सोच के देखना कि एक जहाज पूरा अफीम से लदा हुआ है, समझ रहे हो, एक बोरा मतलब कि पूरा एक जो जहाज था वो पूरा अफीम से लदा हुआ है, और दूसरे तरफ हम क्या देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो एक जहाज है वो अनाज से लदा हुआ है। मतलब कि एक जो पूरा जहाज है जितना उस पर अफीम की मात्रा है उसके लिए 100 जहाज चाहिए होगा अनाज को ढोने के लिए। तो मात्रा समझ में आ रहा है ना। तो अफीम क्या है, मतलब कि वो अफीम जो है वो ज़्यादा कॉस्टली बिकता है, चाय भी ज़्यादा कॉस्टली बिकता है, मतलब मात्रा कम कीमत ज़्यादा, हम ये समझाना चाह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बेचने से क्या होगा, कम मात्रा होने के बावजूद भी इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा मिलती है। यही वजह था इसके जगह पर इस चीज़ का खेती करने का पीछे असली मकसद, और कोई रीज़न नहीं था। तो अंग्रेज क्या चाहते थे, सबसे पहले ऐसे करने के पीछे का मेन असली मकसद क्या था, मुनाफा चाहिए। क्या था उनको, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस पर कमाना चाहते थे, व्यापार पर। ध्यान दीजिएगा कि व्यापार, आखिर हम इस चीज़ का मतलब कि ऐसा चीज़ का व्यापार करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो क्या करना चाहेंगे, चावल का व्यापार करेगा, गेहूं का करेगा, क्योंकि इस पर मुनाफा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें जो ढोने का लागत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इसको ढोने का लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। अभी जो देखते होंगे गांव घर में जो खेती होता है, जब फसल जो उत्पादन होने के बाद जो बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर वगैरह से देखते होंगे यहाँ से जो चावल और ये सब चीज़ ढोया जाता है। अच्छा ये छोड़िए, कभी कभी न्यूज़ में आपने ये देखा कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि पूरा एक ट्रैक्टर किसान वहाँ से टमाटर ढो के ले गया मार्केट। अब मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि टमाटर का रेट ही नहीं मिला अच्छा, या प्याज भी मतलब समझ सकते हैं, टमाटर के साथ भी ऐसा होता है, प्याज के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जब वो मतलब मंडी जब जाता है और उसको सही कीमत नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टमाटर या प्याज वहीं पे फेंक देता है रोड पे। ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है कि जब वो टमाटर को ढो करके लाएगा, उसको लाने में लागत क्या लगेगा, भाड़ा लगेगा ना। तो जितने का वो भाड़ा है उससे तो कम रेट का वो टमाटर ही है। मतलब 10 रुपये का सामान है, भाड़ा लगा दें 15 रुपया, इसलिए वो क्या करते हैं वहीं पर टमाटर और प्याज मार्केट में फेंक कर चले आते हैं। ऐसा खूब होता है न्यूज़ में, क्योंकि उन सारी चीज़ों का क्या है, जो कमोडिटी है, जो सामान है, उस वस्तु का कीमत ज़्यादा नहीं है, मात्रा बहुत ज़्यादा है पर कीमत है उतना नहीं है। तो यही रीज़न था, इन सारी चीज़ों को ढो दो। अब चाय का जो पूरा एक ट्रैक्टर जाएगा वो नहीं भी खरीदेगा तो वापस ले आएगा तो भी घाटा नहीं लगेगा।
लेकिन अगर मान लो चावल का रेट कम मिले, जौ का रेट कम मिलेगा, तो हम बेचना चाहेंगे। तो बस मात्रा का अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? मात्रा और कीमत। जो नकदी फसल होते हैं, कम मात्रा में भी अगर मात्रा कम भी है तो कीमत आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा। किधर का? नकदी फसल का। और इधर की बात अगर हम परंपरागत फसल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? मात्रा अगर ज़्यादा भी है तो आपको कीमत क्या मिलेगा? कम। तो इधर वाले चीज़ का व्यापार करने में सरदर्दी क्या है? क्या हुआ? वीडियो रुक गया क्या? ठीक है, अंतर समझ में आया? ये मकसद था, व्यापारिक मुनाफा तो कमाना चाहते थे, लेकिन उस व्यापारिक मुनाफा को कमाने का तरीका ये था, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों का क्या करेगा? वो व्यापार करेगा। ये समझ में आया पूरा? इसको मिटाएं। फोटो लेना है इसका, पीडीएफ में तो है लिखा हुआ सारा कुछ, ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा। अब ये समझना है कि आखिर इस चीज़ को क्या इधर साइड होना है। आप ले लीजिए फोटो इसका, नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, सही है भाई, छापना नहीं है। मिटाए इसको, लेट हो गया। ओहो हो, मिस्टेकवा हो गया मेरे से। चलिए अब समझना है इसका। अच्छा, मोटा मोटी आपको समझ में आइडिया तो आ गया होगा कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है ना? एग्रीकल्चर का हम क्या कर रहे हैं? कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। इसका अब जो उद्देश्य था या जो लक्ष्य कहते हैं वो क्या था, उसको एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? कि नकदी फसलों की खेती कराकर अधिकतम भू राजस्व कराना। तो अगर हम नकदी फसल को उगाएंगे तो इससे राजस्व की प्राप्ति क्या होगा? अधिकतम। अभी जस्ट बताया ना कि ऐसी फसलों पर क्या होता है? मुनाफा क्या होता है? अगर किसान को मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि जो नील की खेती या अफीम की खेती किसान करेगा उसको भी तो फायदा ज्यादा है। ऐसा थोड़ी अंग्रेज को सिर्फ फायदा है, तो किसानों को भी ज्यादा फायदा होगा, अंग्रेजों को भी ज्यादा फायदा होगा। जैसे अभी भारत सरकार क्या बोलती है, अंग्रेज से तुलना मत कीजिएगा, हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी भारत सरकार चाहती है कि जो आप परंपरागत खेती करते हैं उसके बजाय आप ऐसी चीज़ों की खेती करो जिससे मुनाफा ज़्यादा हो। जैसे भारत सरकार या बिहार सरकार कहती है कि आप मशरूम की खेती करो, आप सब्जी उगाओ, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसानों की इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा क्या? क्योंकि आज भी अधिकतम लोग कृषि पर निर्भर हैं कि नहीं? अधिकांश जनसंख्या, आज भी भारत का अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, जबकि मुनाफा उतना मिलता है क्या? क्या एग्रीकल्चर का जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है? नहीं है। तो ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, लेकिन सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है? कम। और खेती करने वाले लोगों की संख्या क्या है? ज़्यादा। और मुनाफा भी क्या है? कम। तो इसीलिए अभी भी बिहार सरकार या भारत सरकार कहती है कि किसानों को प्रोत्साहन दीजिए कि वो केवल खेती ही ना करें, उनको कहिए कि वो जानवर पालेंगे, वो गोट्री मतलब बकरी पालन के लिए वो मतलब अभी जो है सरकार आपको सब्सिडी पे देती है, बकरी कम रेट पे बकरी देती है। आपको मछली पालन के लिए वो बोलती है, मतलब आपको दुधारू जो गाय हो, जैसे गाय हो या भैंस हो, भेड़ पालन के लिए करती है। ये सारा चीज़ क्यों कर रही सरकार? सरकार चाहती है कि आपका मुनाफा क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आपके पास अगर मुनाफा ज़्यादा होगा तो फिर सरकार को भी टैक्स मिलेगा ना, ठीक। तो वो चाहता है कि नकदी फसलों की खेती कराकर राजस्व की प्राप्ति क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन नकदी फसल जो है सभी राज्यों में नहीं हो सकता है। नहीं, वो चाय हो गया तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैश क्रॉप जितना भी होता है वो मानते हैं कि ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है, पर वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन में कोई ना कोई कैश क्रॉप तो होगा ही होगा जो वहाँ पर उगा। जैसे पहाड़ी हिल स्टेशन है, हिली एरियाज है, वहाँ पे चाय की खेती कर लो, जरूरी थोड़ी वहाँ पे अफीम उगाना है। अफीम वहाँ उगा लेंगे जहाँ पर जो बराबर वाला क्षेत्र है, जहाँ पे समानांतर वाला क्षेत्र है, जहाँ की ज़मीन ज़्यादा समतल है, जहाँ पर पानी की मात्रा ठीक ठाक है, वहाँ अफीम उगा लेंगे। अब जूट की खेती करेंगे, कहेंगे कर्नाटक वाले को करने के लिए, तो पाप होगा ना, क्योंकि जूट की खेती के लिए क्या चाहिए? पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। अब बारिश भी होते रहे, वैसा एरिया जहाँ पे देखें बरसात का गर्मी, देखें कितना सड़ा हुआ गर्मी होता है, लेकिन जूट की खेती करने के लिए उसको वैसा ही मौसम चाहिए जहाँ पर बराबर बारिश होते रहे और मौसम कैसा हो? क्लाउडी टाइप का हो, ठीक। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा मकसद क्या था? औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की आवश्यकता। चूंकि ब्रिटेन में हम लोग क्या जान रहे थे, औद्योगिक क्रांति हो रहा,
और उस औद्योगिक क्रांति को करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल। और ये कच्चे माल की प्राप्ति कैसे होगा? तो ब्रिटिश के अधिकारी आकर यहाँ के किसानों को बोलते थे कि आप लोग ये सारा चीज का खेती करो, इससे क्या होगा? हमारी आवश्यकताएं पूरी होगी और आपको भी मुनाफा क्या होगा? तो मतलब वैसा चीज का खेती करो ना जिसका मार्केट में डिमांड है। सिंपल बात ये समझो, जिस चीज का मार्केट में डिमांड है आप खेती उसी चीज का करो, ठीक है। तो कहते थे चूंकि ब्रिटेन में क्या हो रहा था? औद्योगिक क्रांति हो रहा था। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या? वहां पे मशीनीकरण का दौर था, वहां पर फैक्ट्री में नए नए प्रोडक्ट बन रहे थे। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करना होगा? क्या चाहिए? कच्चा माल। और वो कच्चे माल की प्राप्ति कहां से होगा? भारत से। तो भारतीय किसानों को इस वजह से यहां पर बोला गया। अगला है खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है। एक रीजन ये भी था, हालांकि ये बात तो सुन के ठीक नहीं लग रहा है। खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति, आपको लगता है कि इन सारी चीजों का खेती करके हम खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे? नहीं। पर अंग्रेजों को लगता था कि आप इन सारी चीजों की खेती करो, इसके वजह से आपका मुनाफा क्या होगा? ज्यादा। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप खाने पीने का सामान नहीं खरीद पाओगे, आसानी से खरीद लेंगे। तो उनका कहना था इनडायरेक्ट कि आप जूट की खेती करो तो मुनाफा क्या होगा? ज्यादा होगा। जब पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो जो आदमी की खाद्यान्न वाला जो खेती कर रहा है उससे खरीद लीजिएगा आप। तो फाइनली आपका मुनाफा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। असली मकसद था कि अपना मुनाफा बढ़ाना है। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने पक्ष में करना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने पक्ष में करना चाहता था। कौन? अंग्रेज। अब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने पक्ष में कैसे करेगा? अगर ये उदाहरण समझना हो, इसका बेस्ट उदाहरण है चाइना, चीन। आज चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कब्जा है कि नहीं? आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वस्तु जो खरीदा जाता है वो किसका खरीदा जाता है? चीन का। तो चाइना अगर वैसा ही चीज़ का प्रोडक्ट कर रहा है जो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, तो लोगों को जितनी भी सामान की आवश्यकता है वो कौन बना रहा है? चीन। तो आज चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंट्रोल है कि नहीं? यही चीज़ पहले कौन चाहता था? ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन वाले चाहते थे कि जो चीज़ हम बनाएं, जिस चीज़ का मेरे पास जिस चीज़ का खरीद फरोख्त का अधिकार केवल मेरे पास है वो किसी और के पास ना हो। तो पूरा का पूरा दुनिया पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वो चाहते थे कि दुनिया के सारे देश जो ब्रिटेन में बनाया गया है वही सामान सब लोग खरीदे। मतलब ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा है ना, औद्योगिकरण से जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो भी सामान बनाएगा, क्या क्या बनाएगा? कपड़ा बनाएगा ना, चाय वगैरह भी वो चाहता था कि चाय हम जैसे भारत से वो खरीदता था और उस चाय को दूसरे देश में जाके बेच देता था। तो चाहता था कि दुनिया के जो तमाम देश है वो किस पर निर्भर हो? ब्रिटेन पर निर्भर रहे। इससे मुनाफा किसको होगा? ब्रिटेन को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जिसका भी नियंत्रण होगा मुनाफे में वही देश रहेगा। जैसे आज चीन मुनाफे में, क्या भारत कर पाएगा उसकी बराबरी? भारत उतना कम कीमत पर वो वस्तु तैयार ही नहीं कर पाएगा, तो बेच भी नहीं पाएगा, तो प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। और इस चीज़ के लिए चाइना क्या है? तैयार है अभी के समय में। लेकिन पुराने समय में कौन चाहता था? ब्रिटेन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने पक्ष में, ब्रिटिश अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि कलकत्ता, केंटन और लंदन का त्रिकोणीय व्यापार, ये आपको हम समझा देंगे आगे चल के। तो अभी देख लेते हैं। कलकत्ता, केंटन एवं लंदन, ये जो त्रिकोणीय व्यापार चलता था, इस व्यापार को हम आगे चल के आपको डिटेल में, केंटन एक क्षेत्र है, हम बताएंगे आपको कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं केंटन के बारे में। तो ये प्रोसेस था कि कलकत्ता और केंटन से होते मतलब लंदन में जाएगा फिर केंटन में जाएगा, ये सामान का रोटेशन का तरीका था। इसको हम लोग बाद में समझते हैं। ये समझ में आया पूरा आपको? उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? नकदी फसल की जगह पर क्या करना है? मतलब कि जो परंपरागत फसल था उसके जगह पर किस चीज़ की खेती करना? नकदी फसल। ऐसा करने से राजस्व की प्राप्ति क्या होती? अधिकतम। ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था कि किसानों का जो खाद्यान्न की जो आवश्यकता था वो पूरा करना।
तीसरा लक्ष्य क्या था कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति चल रहा था, उस औद्योगिक क्रांति के लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो कहाँ से मिलता? भारत से मिलता। और अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने पक्ष में करना, और इस पोर्शन को हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था? उद्देश्य या उत्तरदायी कारक। अब देखते हैं हम लोग प्रक्रिया। अच्छा ले लीजिए, फोटो ले लीजिए इसका। बेटा इसको, अरे भाई मेरे नोट्स में सब लिखा हुआ है। अच्छा आपको चाहिए था ना, हार्ड कॉपी चाहिए था? ठीक है, आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी। हम आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया था हमको। आप समझते हैं क्या प्रक्रिया? प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि नकदी फसल, जैसे क्या क्या नकदी फसल क्या क्या था? कपास, नील, जूट, कपास, नील, जूट, अफीम एटसेट्रा कर लेते हैं, नहीं तो सब लिखना पड़ जाएगा, है ना। इसके जगह पर क्या करना होगा? इन सारी चीज़ों की खेती पे बल करना है। तो नकदी फसल की खेती पर बल। कौन सी फसल उगाना है? किसानों को क्या बोलना है कि आप इन सारी चीज़ों का खेती करो। ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा क्या है? वारेन हेस्टिंग ने पहली बार अफीम की खेती को एकाधिकार कर निर्यात चीन किया, है ना। तो वारेन हेस्टिंग क्या दिमाग लगाया इसमें? वारेन हेस्टिंग्स क्या बोला? ये वारेन हेस्टिंग का ये कहना था कि अफीम का जो खेती होगा, कहता है पहली बार अफीम की खेती का एकाधिकार कर निर्यात चीन किया। मतलब अफीम की खेती का एकाधिकार हुआ। अफीम की खेती का एकाधिकार समझ रहे हो कि अफीम की खेती केवल और केवल कौन करेगा? इंडिया में ब्रिटेन करेगा, मतलब कि ब्रिटिश के लोग करेंगे। अब पहले चीन भी करता था, तो चीन को बोलेगा अब से तुम अफीम की खेती नहीं करोगे, अफीम की खेती तुम नहीं करोगे, बल्कि अफीम की खेती कौन करेगा? केवल भारत करेगा। यानी कि अफीम की खेती का क्या हो गया? एकाधिकार होगा। और वो अफीम को कहाँ निर्यात करेगा? अफीम किसको दे देगा? देखिए चीन को ये अफीम खिलाएगा। देखिए कितने मजेदार इंटरेस्टिंग है। ये चीन को क्या खिलाएगा? अफीम। और चीन से क्या लेगा ये? तो चाय ये चीन से भी ले लेता था, अमेरिका से भी ले लेता था, अमेरिका में भी थोड़ा बहुत मात्रा में होता था, और भारत से भी लेता था। क्योंकि ब्रिटेन का क्लाइमेट ऐसा था, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ के लोगों को चाय ज़्यादा चाहिए था। तो यहाँ हालांकि भारत के लोग पहले चाय नहीं पीते थे, ये तो उन लोगों ने आदत लगा के चला गया। और आज देख लो जितने भी जगह पे मोहल्ला का कोना कोना जाके देख लो, कोई दुकान हो ना हो, लेकिन चाय का दुकान जरूर होता है ना। तो अफीम को देखो, अफीम किसको एक्सपोर्ट करेगा? देखिए अफीम भारत से, ये तो भारत है ना। देखिए भारत से अफीम का निर्यात कहाँ होगा? चीन। चीन से क्या खरीदेगा? ये चाय कहाँ जाएगा? ब्रिटेन में। अगर ये चीन अफीम का खेती करता तो क्या ये अफीम खरीदेगा इससे? तो अफीम चीन जो चीनी लोग थे उनको अब नशा चाहिए था। बोला चिंता ना करो, नशा हम कराएंगे। ये नशा कराया, बस नशा में जब तुम रहोगे उसी टाइम को चाय दे देना, जितना सारा सामान है वो सारा दे देना हमें। तो तुम नशा करो, बाकी तुम जो उगाते हो चाय वो कहाँ दे दो? हमें दे दो। इस तरह से चलता था व्यापार इनका। आगे कहता है, अगला पॉइंट है इंग्लैंड में भारतीय आयातित कच्चे माल पर कम शुल्क। एक रीजन ये था, इंग्लैंड में आयातित, देखिए तीसरा पॉइंट यहीं पे लिख देता है, थर्ड पॉइंट, इंग्लैंड में जो आयातित, इंग्लैंड में जो भी चीज इंपोर्ट होता था, मतलब इंग्लैंड में जो सामान जाता था उस पर शुल्क क्या लगता था? कम लगता था। अब देखिए इंग्लैंड में भारतीय आयातित कच्चे माल पर कम शुल्क, यानी कि इस पर शुल्क जो था, कौन सा शुल्क? इंपोर्ट टैक्स, वो क्या देना पड़ता था? अच्छा, अगर कच्चा माल पे अगर मान लो जो भी सामान मंगा रहा है उस पर टैक्स अगर कम देना पड़ेगा, वो सामान ऑटोमेटिक सस्ता हो गया। अगर आप कहीं से कच्चा माल खरीदते हो और उस पर आपको कम टैक्स देना पड़ता है तो आपका आगे चल के मुनाफा होगा ना,
क्योंकि आप जो सामान खरीद रहे हो सस्ते रेट पे खरीद रहे हो, और फिर जब हम बनाएंगे और उसके बाद उसको बेचेंगे तो बेचेंगे क्या, ज़्यादा दाम में, और खरीदेंगे कम रेट पे। तो उसको ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि नकदी फसल पर टैक्स क्या देना पड़ता है, कम देना पड़ता है, और कम टैक्स भी दो, और जब हम प्रोडक्शन करेंगे और बेचेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। एक रीज़न ये था। अगला क्या है, 1835 में, सॉरी 38 है ना, 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुआ था। 1838 में क्या हुआ था, असम में चाय कंपनी, मतलब आप समझ लीजिए कि चाय की खेती कहाँ होगा, असम में। उस चाय की खेती करने के लिए आदिवासी लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती लाता था कि तुमको चाय की खेती करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा बागान होता है चाय का। अब बोलता था तुम इस एरिया से तुम भाग नहीं सकते हो, तुम्हारा रहना खाना सब चीज़ यहीं पर व्यवस्था किया जाएगा, बस करना क्या है, चाय की खेती करना है। ठीक है, ये क्या था हमारा प्रोसेस, प्रक्रिया, इसको मिटाएं। अब जरा देखते हैं इसका परिणाम क्या था। परिणाम में देखना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसके लिए रहेगा, ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब भारत के लिए क्या होगा, तो क्या होगा हम लोग वो समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि इसके वजह से, देखिए हालांकि भारत के लिए हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव ही नहीं रहा, ऐसा करते हैं इसको मिटा देते हैं, वरना लगेगा क्या कि सिर्फ ब्रिटेन वाले को ही फायदा हुआ। ऐसा नहीं है, भारत के भी लोगों को फायदा हुआ, कुछ कुछ फायदा हुआ, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ। भारत के लोगों को फायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। सबसे पहला बात ये हुआ, अगर इसका बाद पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाए तो अलगाव की स्थिति कम हुआ। अब समझाते हैं आपको क्या होता है। अलगाव कम हुआ मतलब पहले क्या था कि लोग एक दूसरे से अलग रहना ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब अलगाव का मतलब है कि पहले लोग, मतलब कि लोगों को आपस में उतना फर्क मतलब नहीं होता था। जैसे कोई धान की खेती कर रहा है, सब एक ही चीज़ का खेती कर रहा है, तो उतना ज़्यादा आपस में जुड़ाव नहीं था। अब जुड़ाव इसलिए ज़्यादा होने लगा क्योंकि इन सारी चीज़ों की खेती की वजह से क्या हुआ, बेनिफिट बढ़ा, तो अलगाव की स्थिति क्या हो गया, खत्म। अब लोग मिलजुल कर ये सब इन सारी चीज़ों की खेती करेगा। अच्छा, अंग्रेज भी थोड़ा सा पैसा उसा खर्चा करता था कि चलो ठीक है, आप चाय की खेती करो, अफीम की खेती करो, नील की खेती करो, आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। तो अब जो अंग्रेज और किसानों के बीच जो दूरी था, अब वो दूरी क्या हो गया, कम हो गया। अब आपको लालच दिया जाएगा, समझ रहे हो। धान और खेती, जब धान और या फिर जो गेहूं की जो खेती होती थी, उस समय अंग्रेज किसानों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अब क्या चाहेगा, अंग्रेज थोड़ा लालच बढ़ाएगा कि आप अफीम की खेती करो, नील की खेती करो, और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे। तो अब अलगाव की स्थिति क्या हो गया, कम। उसके बाद फिर देखता है कि इससे वजह से व्यापारिक गतिविधि बढ़ा। व्यापारिक गतिविधि मतलब सिंपल समझो, अब व्यापार ज़्यादा हो गया। पहले व्यापार क्या होता था, कम, अब व्यापार क्या होगा। अब लोगों के दिमाग में ये चीज़ सेट हो गया कि जितना ज़्यादा अफीम उगाएंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। धान चावल तो यार उसमें उतना मुनाफा ही नहीं है जितना ज़्यादा कि मुनाफा इसमें। अब जैसे जिस एरिया में गांजे की खेती होती है, मान लो कि भारत में गांजा लीगल कर दिया जाए, तो जिस एरिया में गांजे की खेती होगी वहाँ के लोगों को जाकर आप समझाइएगा कि भाई तुम धान या गेहूं की खेती क्यों नहीं करती है, फिर आपको वो समझाएगा। फिर आपको कुछ नहीं समझाना है कि भाई तुमको पता है एक पुड़िया का कीमत कितना होता है। एक पुड़िया का मतलब है 1000 रुपया। अब हमें नहीं पता रेट क्या है, अनुमान के तौर पे बोल देते हैं 1000 रुपया होगा, 1500 रुपया होगा, ठीक है। जो अच्छा उतना नहीं, आपको ये बात पता है, अरे मान लेते हैं ना, अनुभव नहीं साझा करना है, ठीक है। तो कुछ भी रेट हो सकता है, तो वो बोलेगा इतना पुड़िया बेचने में इतना मुनाफा होगा। अब वही 1000 रुपये का अगर हम धान बेचने जाएंगे तो पूरा का पूरा हमको 1 क्विंटल मतलब 2-2 बोरा उठा के ले जाना होगा माथे पर, और ये तो पैकेट में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट, देखो ये लाइट भी चला गया अभी। तो देखिए इसका पॉजिटिव वाले में क्या देखते हैं कि कृषि का पूंजीवादी विकास हुआ। पूंजीवादी विकास मतलब क्या होता है, पूंजीवाद तो हम जानते हैं एक विचारधारा है, और इस विचारधारा में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अधिकतम लाभ हो सके। तो अब कृषि का रूप क्या बदल चुका है। अब कृषि किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, मुनाफे के लिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि धान और गेहूं की अगर खेती करेंगे तो उतना मुनाफा नहीं होगा, और जबकि अफीम या चाय की खेती करते हैं उसमें मुनाफा क्या होगा। तो कृषि का पूंजीवादी विकास हुआ ना, क्योंकि कृषि में क्या है, बेनिफिट ज़्यादा है।
और एक और इम्पैक्ट क्या पड़ा कि अब गांव और शहर के बीच का दूरी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ग्रामीण और जो गांव जो शहर के जो अमीर लोग थे उन लोगों का आना जाना क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया। अब शहर के लोग गांव ज़्यादा जाते हैं और गांव के लोग भी शहर सामान बेचने के लिए ज़्यादा जाता है, तो ग्रामीण और शहर के बीच का संपर्क क्या हो गया, बढ़ेगा। देखिए ये संपर्क बढ़ने से केवल व्यापार का ही विकास नहीं हुआ, इसके वजह से लोगों का दिमाग का भी विकास हुआ। जब गांव के लोग पहली बार शहर के लोगों से मिले ना तो उनको लगा अरे यार इनका तो विचारधारा हमसे बिल्कुल अलग है। मतलब जिस तरीके से गांव के लोग सोचते हैं शहर के लोगों का सोच क्या है। अच्छा एक चीज़ समझिए, आज भी गांव में अब जो लोग कपड़े पहनते हैं या गांव में भी अब लोगों का जो बोलने चालने का तरीका है, क्या वो बदला नहीं है? पिछला 10 साल पहले भूच देहाती की तरह करता था गाँव वाले भी, और अब वहाँ भी लोग अब हिंदी में बात करते हैं। हालांकि हम लोग ज़्यादातर अंगिका का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी आप देखिएगा अब गांव में भी हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग तो इंग्लिश में भी आपस में टॉक कर लेते हैं गांव में, हालांकि उसको अंग्रेज का दर्जा आज भी मिल जाता है, लेकिन वो टॉक करते हैं। ये ऐसा रीज़न क्या है? क्योंकि अब जो गाँव के लोग जो शहर गए तो शहर में रहने का उनको आदत हो गया, वहाँ के जीवन शैली को उन्होंने अपनाया। तो जब वो गाँव आएगा तो गाँव आने के बाद फिर वो चाहेगा ना कि वही स्टैंडर्ड मेरा बरकरार रहे, वही कपड़ा पहनेंगे, वही जूता पहनेंगे, वही ट्यूनिंग होगा हमारा बोलने का। तो देखो ऐसे मजाक में कहते हैं कभी कभी जब बिहार के लोग जब दिल्ली जाते हैं तो जब दिल्ली जाने के बाद जो 5 महीना 6 महीने रह जाता है तो यहाँ आते ही गांव में वो तेरे को मेरे को शुरू हो जाता है ना। बोलते भाई, बोला अच्छा दिल्ली का अभी पानी चढ़ा हुआ है इस पर, तो अभी ये जवान किसकी हो गई है, दिल्ली का, जबकि बेचारे का उतना दोष नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो अभी हम तुमसे अलग हैं और देखो कपड़े, हालांकि वो 2 4 5 दिन वो नया नया कपड़ा पहनेगा। अगर गांव में उसका ठहरने का व्यवस्था कम से कम अगर 1 महीने का हो जाए तो बस 10 दिन के बाद देखना 11वां दिन उसके बाद फिर वही ड्रेस में लगभग आ जाएगा जिस ड्रेस में आप लोग रहते हैं। 10 दिन तक तो उसके पास जो स्टॉक में वो कपड़ा लेकर जाता है, अलग अलग रंग बिरंगा जो कपड़ा होता है वही पहनेगा। और 10 दिन के बाद क्या हो जाता है, उसका जो तेरे को मेरे को है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि उसमें उसका, हम तो कह रहे हैं ना कि कुछ लोग इंटेंशनली होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आदत हो जाता है बोलने को। अब 6 महीना से बेचारा इसी तरह से बोल रहा था, अचानक से थोड़ी 6 महीने के बाद आएगा, अचानक से थोड़ी भाषा बदल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। हालांकि ये प्रभाव सब पर नहीं, जो समझदार लोग होते हैं वो बहुत जल्दी उस भाषा को वहाँ छोड़ के आ जाते हैं कि भाई देखो, कहते हैं कि जैसा जगह वैसी जबान, वो ठीक भी एक तरह से है। लेकिन देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग का भी अपना अपना जबान बदल रहा है। गाँव के लोग भी कभी कभी तू तड़ाक कर ही लेते हैं, है ना। यहाँ आप से तुम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ग्रामीण और शहर का संपर्क बढ़ा, इससे लोगों का जीवन क्या होगा, बदलेगा। तो सांस्कृतिक बदलाव हुआ कि नहीं, बताओ। विकास जी थोड़ा जाके दरवाजा लॉक करिए वरना सारा प्रचार हो जाएगा, बहुत ऐड आ रहा है रोड से। ठीक है, तो लोगों में क्या हुआ, ऐसे कह सकते हैं सांस्कृतिक बदलाव होगा कि नहीं होगा, बताइए। लोगों के कल्चर में बदलाव होगा कि नहीं होगा। देखो शहर और गांव के बीच जब जब संपर्क बढ़ता है, आज तो संपर्क बहुत ज़्यादा है ना, तो गांव और शहर के बीच संपर्क जितना ज़्यादा होगा, इससे लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन भी उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए कैश क्रॉप का जो खेती होता था, अफीम की खेती या नील की खेती या फिर चाय की खेती से केवल इतना ही बात नहीं हुआ, लोगों का संस्कार भी बदल गया, क्योंकि अब लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लगे। शहर के लोगों से संपर्क बढ़ा तो उनकी जबान बदली, उनका रहन सहन का तौर तरीका बदला, बोलने चालने का तरीका बदला, तो चेंज हुआ ना। तो अब जब भी आप कमर्शलाइज करते हो किसी भी चीज़ को, अगर व्यापार में आप परिवर्तन करते हो, उसका असर देखने को मिलता है। हालांकि इससे नुकसान की बहुत सारा चीज़ हुआ। नुकसान क्या हो देखते हैं पहले। सबसे पहले निर्धनता और ऋण ग्रस्तता, ये क्या हुआ, बढ़ा। लोग निर्धन हो गए, गरीब हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि गरीब कैसे हुआ, अरे अमीर तो अंग्रेज हुआ ना, लेकिन यहाँ के किसानों को क्या उतना प्रॉफिट मिला। देखो यहाँ के किसानों से प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन उस प्रॉमिस को कभी अंग्रेजों ने पूरा किया क्या, कभी पूरा ही नहीं किया। चाय की खेती कर लेता था, अफीम की खेती कर लेता था, लेकिन उसको उतना मुनाफा नहीं मिलता था। अच्छा, चाय की खेती करने के लिए या अफीम की खेती करने के लिए पूंजी ज़्यादा चाहिए। अफीम एक मतलब पौधा होता है, उससे नशा होता है, उसका यूज जो होता है अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा यूज होता है उसका। तो हम क्या देख रहे हैं, इससे किसान क्या होंगे, गरीब होंगे, निर्धन होंगे। और देखिए हम अभी जस्ट बता रहे हैं
कि जो अफीम की खेती या फिर जितने भी नकदी फसल होता है उसका खेती करने के लिए अधिक पैसा चाहिए। तो पैसे की जरूरत क्या है? ज़्यादा। अब ज़्यादा पूंजी की जरूरत है, लागत ज़्यादा होगा किसानों का, उस पूंजी के लिए वो किसके पास जाएगा? पैसा किससे लेगा? वो कर्ज के तौर पे लाला से लेगा, महाजन से लेगा, ब्याज पे लेगा। और मान के चलिए अगर वो पैसा नहीं लौटा पाया तो फिर क्या होगा? फिर आपका जमीन गयो। हो सकता है आपको भी, आपसे भी बंधुआ मजदूरी करा ले वो, कि जब तक इतना पैसा चुकाओगे नहीं तब तक तुम मेरे घर में फ्री में काम करोगे। मतलब जितना का तुम पैसा लियो उतना का काम करवाएंगे। इससे किसान क्या होंगे? ऋणग्रस्त होंगे कि नहीं? ऋणी हुए कि नहीं? और निर्धनता भी क्या हुआ? अच्छा आप देखना, चावल की खेती करना ज़्यादा आसान है या फिर अफीम की खेती करना? चावल की खेती, क्योंकि इसमें लागत कम लगता है। अब मान लो धान पिछले साल का रखा हुआ है, उगाए थे ना पिछले साल, उसी को बीज के रूप में दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, तो लागत ज़्यादा लगा नहीं। हाँ प्रॉफिट भी कम हुआ, हम ये भी कह रहे हैं लागत भी कम लगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन चाय की खेती करोगे इसमें पैसा क्या चाहिए? अब पिछले साल जो चाय उगाए थे वही चाय तो नहीं लगाओगे, नया मतलब रिक्रॉप करना पड़ता है, तो आपको उसके लिए पैसा ज़्यादा हैवी मतलब पूंजी चाहिए होता है। तो हैवी पूंजी के लिए पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा, लागत ज़्यादा लगेगा, तो किससे लोगे पैसे? महाजन से लेंगे। तो फिर वो पैसा जब नहीं लौटा पाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? किसान ऋणग्रस्त भी हो जाएंगे और निर्धन भी हो जाएंगे, गरीब भी हो जाएंगे और कर्जखोर भी हो जाएंगे। ठीक, दूसरा क्या होगा नेगेटिव? खाद्यान्न उत्पादन क्या होगा? घटा कि बढ़ा? खाद्यान्न उत्पादन क्या हो गया? घटा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की खेती करने लगे? चाय की, जूट की, अफीम की। अब चावल की खेती उतना होगा नहीं, घट गया मात्रा। तो जितना ज़रूरत था उतना फसल का उत्पादन होगा। तो जब खाद्यान्न का अब खुद खाद्यान्न का उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया। अगर ऐसा होगा तो अकाल की स्थिति होगी कि नहीं होगी? अकाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भूखमरी होगा कि नहीं होगा? लोग भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनको खाने के लिए अनाज ही नहीं है, क्योंकि जो अनाज खाने के लिए चाहिए था वो तो उग ही नहीं रहा है। अब क्या उग रहा है? अफीम, चाय, वो थोड़ी खाएंगे लोग। तो कहने का मतलब है कि कृषि का वाणिज्यीकरण से खाद्यान्न का उत्पादन क्या हो गया? कम हुआ, और जिसके वजह से क्या हुआ? अकाल की स्थिति बढ़ी। उसके बाद और क्या देखते हैं? महाजनी शोषण का शिकार हुआ किसान। किसानों का शोषण कौन करेगा? महाजन। महाजन इसका क्या करेगा? शोषण करेगा। शोषण बढ़ा ना, और इसी शोषण के वजह से वो क्या हो जाएगा? ऋणग्रस्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कृषक अपरिचित एवं दूरस्थ बाजार पर निर्भर। चौथा पॉइंट, कृषक अपरिचित एवं दूरस्थ बाजार। अब किसान किस पर निर्भर होगा? मार्केट पर। एक ऐसा मार्केट, किसान अब एक ऐसा मार्केट पर डिपेंड है जिसको वो जानता तक नहीं है। उस मार्केट के बारे में उसके पास कोई अनुभव, वो कहाँ बेचने वाला वो भी नहीं पता है, कीमत कितना देगा उसको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे मार्केट जो काफ़ी दूर थे, दूरस्थ मतलब क्या? काफ़ी दूर में थे, और इसको जानता भी नहीं था, उस पर वो क्या हो गया? डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया। क्या हो गया? निर्भर। यानी अब मार्केट तय करेगा कि किसान को कितना चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए मार्केट में बहुत सारा अफीम आ गया, मान लो कि मार्केट में अफीम का व्यापार चल रहा है, आप भी अफीम बेच रहे हो, कोई और भी बेच रहा है। जब हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं, जब किसी भी चीज़ का आपके पास मात्रा ज़्यादा होगा तो कीमत उसका क्या हो जाता है? कम नहीं होगा। आप भी अफीम बेच रहे हो, वो भी अफीम बेच रहा है, बाकी सब जगह अफीम ही लेकर आया है, तो हम रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम। इससे क्या प्रॉमिस किया गया था? आपको कीमत ज़्यादा मिलेगा। तो मार्केट का रेट पे डिपेंड हो गया। मार्केट दाम तय करता था, दाम कौन तय करेगा? मार्केट। तो सीधी सी बात है, एक ऐसे बाजार पर वो निर्भर हो गया जिसको वो जानता तक नहीं था। हुआ ना ऐसा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये लाभ जो होगा केवल कौन उठाएगा? पूंजीपति और बिचौलिया। अब ये जो मार्केट में जो पूंजीपति वर्ग के लोग जो थे, पूंजीपति या कौन? बिचौलिया कौन होता है? मीडिएटर, दलाल। दलाल समझते हो ना, जो दलाली करता है। तो वो दलाल पे डिपेंड हो गया कौन? किसान। अब उस पर निर्भर, पूंजीपति वर्ग मतलब जो अमीर लोग थे उन पर निर्भर हो गया। और ये अमीर लोग या बिचौलिया लोग केवल क्या देखेगा? अपने बारे में सोचेगा ना, ये किसान के बारे में थोड़ी सोचेगा। तो जब आप इन पर निर्भर हो गए तो इसके वजह से क्या होगा? किसान धीरे धीरे क्या होंगे, और स्थिति इसकी क्या होगी? खराब होगा। और एक चीज़ और देख लो, लास्ट पॉइंट निगेटिविटी कहता है कि चूंकि अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिका में याद होगा आज़ाद कब हुआ? अमेरिका 1776 में।
उससे पहले अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, आपस में ये लोग लड़ रहे थे 1642 के आसपास ना। तो अमेरिका में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान बढ़ी भू राजस्व की राशि युद्ध समाप्ति के बाद, देखिए हुआ क्या था, 5वां पॉइंट समझते हैं। देखिए अमेरिका में क्या चल रहा था, गृह युद्ध। इसको इधर मिटा देते हैं, है ना, नेगेटिव वाला, चूंकि ऐसा करते हैं 5वां पॉइंट इसको मिटाकर यहां लिखते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। एक समय था कि अमेरिका में उस समय गृह युद्ध चल रहा था, वहां पर क्या चल रहा था, उस गृह युद्ध में क्या हुआ, अचानक से अमेरिका से ब्रिटेन जो भी सामान जाता था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि यहां पर लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में किसी भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। देखिए किसी भी देश में अगर युद्ध होता है ना तो व्यापार पर उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वो व्यापार, जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ ना, IS वाले जो थे, मतलब जो वहां का जो आतंकी संगठन है, उन लोगों का कब्जा हो चुका है। तो ऐसे में व्यापार क्या होगा, बाधित होगा। तो व्यापार, अभी देखो अचानक से क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ा, कच्चे तेल का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ऐसे में जब अमेरिका से जो ब्रिटेन सामान जाता था वो सामान अब जा पाएगा नहीं। तो अब ये सामान की आवश्यकता को पूरा कहां से करेगा, या तो वो चीन से सामान लेगा या तो वो कहां से लेगा। मान लो एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं आपको। पहले ब्रिटेन में जो कपड़े बनते थे उस कपड़े के लिए कॉटन चाहिए ना, वो कॉटन पहले कहां से आता था, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का जो कॉटन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, तो ये कॉटन वहां से मंगाता था। कहां से, अमेरिका से। तो जब अमेरिका से कॉटन की मात्रा क्या हो गई, आना बंद हो गया, अब अमेरिका से सामान नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में ये कॉटन कहां से खरीदेगा। ये भारत के किसानों को और चीन के किसानों को बोलेगा कि एक काम करो कि आप कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ। मसाला भी था, मतलब और भी सारा चीज, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब अमेरिका से सामान नहीं आ पाएगा, जब अमेरिका से कच्चा माल नहीं आ पाएगा, तो वो कच्चे माल कहाँ से लाएगा, भारत से लाएगा, चीन से लाएगा। तो भारत के किसानों को या चीन के किसानों को बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या उगाओ, कपास। तो आप कपास ज़्यादा उगाओ। तो किसान बोला कि भाई क्यों, बोला कि कपास ज़्यादा उगाओगे तो हम मुनाफा ज़्यादा देंगे। बोला ठीक है। तो यहाँ के किसान क्या करने लगे, कॉटन उगाना शुरू कर देगा, इस लालच में कि हमको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। काफ़ी दिन तक ये चीज़ें क्या चलते रहा, ठीक, कि जब तक ये खरीद रहा था, ब्रिटेन भारत से और चीन के किसानों से खरीद रहा था, तब तक तो मामला ठीक ठाक रहा। बाद में चल के क्या हुआ कि इस अमेरिका में गृह युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। एक समय के बाद युद्ध खत्म हो गया। जो जैसे युद्ध खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद दोबारा फिर क्या होगा, खत्म होने के बाद दोबारा फिर अमेरिका से ही कॉटन खरीदने लगेगा। तो फिर यहाँ के लोगों से कॉटन खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा। तो किसान क्या हो गए, बर्बाद, कि तुमने हमें कहा हम उगा लिए, अब उगाने के बाद जो तुम खरीदोगे ही नहीं, तो फिर हमारा क्या होगा। हम तो कर्जा लेकर के कॉटन उगाए थे और आप हमारा सामान खरीदने से मना कर दियो। तो ऐसे में किसान फिर क्या होंगे, ऋणग्रस्त होंगे, गरीब हो जाएंगे, क्योंकि जिससे पैसा लिया था उसको पैसा लौटा पाएगा, मतलब इनका जो पूंजी फंसा वो तो नुकसान में चला गया ना। इनको अगर पहले मना किया होता तो फिर ये नहीं उगाते। लेकिन यही दिक्कत रहा कि अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से जो ब्रिटेन जो वहां से सामान खरीदना बंद किया और उसी सामान को उत्पादन करने के लिए किसको बोला, भारत को बोला, चीन को भी बोला। यहाँ के किसान क्या बार बार हिल रहा है, क्या ट्राइपॉड पे रखता है आपका पैर है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इधर, तो अब ये दिक्कत हुआ, जब ये सामान खरीदने से मना कर देगा तो ये यहाँ के जो किसान हैं, भारत के या चीन के जो किसान हैं, वो किसान क्या हो जाएंगे, ऋणी। मतलब जिससे कर्जा लेकर के कॉटन उगाया होगा वो मतलब मुनाफा तो कमा नहीं पाया, उसको लौटाएगा कैसे। तो ऐसे में किसान क्या हो जाएंगे, ऋणी। और इसके वजह से आगे क्या लिखा है, देखिए कहता है कि राजस्व की युद्ध समाप्ति के बाद भी मांग कम रहा, इसके वजह भू राजस्व। अच्छा एक बात और समझना, ये तो हुआ कॉटन की मात्रा पर, लेकिन समझना, कहते हैं ना कि रैयत बाड़ी हो, अस्थाई हो या महाल बाड़ी हो, इसमें टैक्स की राशि क्या होती थी, कर तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ के लोग जब कॉटन उगाते थे तो कॉटन उगाने पर कर देना पड़ता था, भू राजस्व देना पड़ता था। तो कुछ दिन के लिए क्या हुआ था, कर की राजस्व क्या होगा। अब सोचिए जिस समय कॉटन ये ज़्यादा उगाएगा तो ऐसे में यहाँ के किसान भी टैक्स क्या होगा, ज़्यादा देगा ना। जब आप किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करते हो तो कर भी क्या दोगे, ज़्यादा। तो कर की राजस्व पहले ज़्यादा तो कर दिया,
लेकिन बाद में जब आप सामान खरीदने से ही मना कर दिए तो फिर ये कर की राजस्व घटेगा। नहीं समझ पाओगे? एक अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे अभी भारत सरकार पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ाया, जैसे डीजल का रेट बढ़ा तो जितने भी गाड़ी वाले जो गाड़ी चलाते हैं वो अपना किराया क्या कर दिए? बढ़ा दिए। अच्छा, किराया तो बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा, ये 5 रुपये बढ़ाएंगे तो वो भी 10 रुपये बढ़ा देगा, भाड़ा बढ़ा दिया। लेकिन क्या देखते हैं बाद में, ये भाड़ा कम करते हैं क्या? नहीं। इसके वजह से बोझ किस पर बढ़ा? किसानों पर बढ़ा ना। तो आप क्या करते हो कि एक बार कच्चे तेल का कीमत बढ़ाए तो इसके वजह से क्या हो गया? कच्चे तेल का रेट बढ़ाए तो वो अपना जो है भाड़ा बढ़ा दिया। और फिर बाद में जब भारत सरकार कच्चे तेल का, मतलब कच्चा तेल नहीं, पेट्रोल डीजल समझिए, जब डीजल का रेट कम करता है तो वो किराया कम करता है क्या? नहीं। तो इसके वजह से नुकसान किसका हुआ? यानी किसी चीज़ का, मतलब कह लीजिए कीमत का उतार चढ़ाव की वजह से फाइनली घाटा किसको हुआ? किसान। यहाँ भी यही चीज़ हुआ, यहाँ भी यही चीज़ हुआ कि जब भारत के लोग कॉटन ज़्यादा उगा रहे थे, अफीम ज़्यादा उगा रहे थे, तो भू राजस्व की राशि क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन बाद में जब ये कॉटन उगाना कम कर दिए, नहीं उगाते थे, तब भी टैक्स उससे उतना ही लेता था। समझ रहे हो? आप कॉटन उगाओ या नहीं उगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टैक्स आप पर हम उतना ही लगेगा। तो ये दिक्कत रहा था। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ? अब किसान क्या होंगे? नाराज होंगे ना। अब किसान क्या होंगे? नाराज। तो जब किसान नाराज होंगे तो ये नाराज होकर क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। क्योंकि कर की राजस्व जो आप, कर का जो लागत आप बढ़ाए थे वो आपने कम किया क्या? नहीं किया। और इस चीज़ की वजह से क्या होगा? विद्रोह होगा। अब विद्रोह तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फाइनली अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। परिणाम समझ में आ गया ना? शॉर्ट में समझा दें। शॉर्ट में पॉजिटिव परिणाम में क्या क्या रहा? पॉजिटिव वाले में क्या फर्क रहा? ये तो निगेटिव था। अलगाव कम हुआ। शहर और गांव के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हुआ। डिस्टेंस कम हुआ, मतलब लोगों के बीच जो रिलेशन है वो बढ़ा, बेहतर रहा। अलगाव की स्थिति लोगों में कम हुआ। अब लोग भी अपने आप को, शहर और गांव के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। कृषि का पूंजीवादी विकास हुआ, मतलब अब एग्रीकल्चर क्या होगा? अब तो एग्रीकल्चर का मतलब ही बदल गया, मुनाफा ज़्यादा होगा। ये सारा चीज़ बेनिफिट था। नेगेटिव तो देख ही रहे कि लोग गरीब होते चले गए, खाद्यान्न उत्पादन कम होगा, लोग अकाल, यहाँ पे भुखमरी और गरीबी होगा। उसके अलावा क्या देखते हैं? किसान और महाजन के बीच अब रिलेशन कैसा हो गया? शोषण वाला। अब लाला सिर्फ शोषण करेंगे। किसान पूरी तरह से किस पर निर्भर हो गए? बाजार पर निर्भर हो गया। अब अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से क्या हुआ? जब ब्रिटेन ने कहा कि जो सामान, चूंकि अमेरिका गृह युद्ध की वजह से जो कॉटन वगैरह या फिर जो भी सामान आता था, अब वो आना क्या हो गया? बंद हो गया। तो अब ये जब भारत और चीन जब उगाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? टैक्स का रेट ज़्यादा होगा। लेकिन जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो भी टैक्स रेट क्या हुआ? उतना ही। मतलब आपसे सामान खरीदे ना खरीदे, रेट तो वही रहा। और इस चीज़ की वजह से क्या हुआ? यहाँ के लोग विद्रोह करने लगे, और विद्रोह करने के बाद क्या होगा? दमन होगा। अंग्रेज बाद में अपनी फौज भेजेंगे और फिर उसका दमन होगा। अब जैसे इसका कंक्लूजन देखते हैं, और कंक्लूजन निकालने के बाद फिर ये हमारा टॉपिक क्या हो गया। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष कहता है कि भारतीय किसानों पर यह आरोपित पद्धति था। भारतीय किसानों पर आरोपित, मतलब ये जो सिस्टम था ये भारतीय किसानों पर आरोपित पद्धति था। मतलब ये जबरदस्ती करवाया गया था। आरोपित मतलब क्या होता है? जबरदस्ती उगाना। और इससे क्या होगा? भारतीय किसान क्या हो गए? इससे भारतीय किसान क्या हो गए? ऋणग्रस्त हो गए। और क्या हुआ? निर्धन हो गए। और क्या हुआ? और अकाल हुआ। अकाल की बारंबारता, मतलब बार बार अकाल पड़ेगा। अकाल की बारंबारता, ये सारा चीज एक रीजन। तो निष्कर्ष ये निकलता है। दूसरा क्या है कि वाणिज्यिकरण का लाभ भारतीय किसानों को वैसा नहीं मिला जैसे इंग्लैंड के किसान को मिला। ये बड़ा अच्छा कंक्लूजन है इसका, कि भारतीय किसान को, और एक तरफ क्या है? ब्रिटिश किसान। देखिए समझिए बात को, दोनों में फर्क क्या है? इनको उतना फायदा नहीं हुआ, जबकि इनको फायदा कृषि के वाणिज्यिकरण की वजह से इनको लाभ कम मिला और इनको लाभ ज़्यादा मिला। हुआ क्या समझाते हैं आपको। जो ब्रिटिश के जो किसान, जो ब्रिटेन में खेती वगैरह जो करते थे,
वो जब भी कोई सामान बेचते थे उनको प्रॉफिट सही से मिलता था, उनको एक सही तरीके से चीज़ों को, मतलब एक नियम कानून बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जबकि भारतीय किसानों का कोई नियम कानून था ही नहीं। अभी अमेरिका में गृह युद्ध बना, गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध हुआ तो डिमांड बढ़ा, आप हमसे कर ज़्यादा लेने लगे, उपज भी हम ज़्यादा करने लगे। लेकिन आपने कर की राशि जब गृह युद्ध खत्म हुआ, मतलब होता है ना कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, महंगाई घटेगा बढ़ेगा तो कीमत भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ के किसानों पे क्या हो गया, मतलब मार्केट में डिमांड सप्लाई कुछ भी चल रहा है, आप पर टैक्स हम वैसे ही लेंगे। मतलब भारत में जो शासन व्यवस्था की जो प्रणाली था उसी में खराबी था ना। यहाँ के लोगों के लिए अलग कानून और ब्रिटिश के लोगों के लिए अलग कानून, तो ऐसे में लाभ की स्थिति में कौन रहेगा, ब्रिटेन के लोग, जबकि भारत के लोग क्या रहेंगे, नुकसान में। तो इस वाणिज्यिकरण का जैसा लाभ ब्रिटिश के किसानों को मिला वैसा लाभ भारत के किसानों को मिलेगा, क्योंकि भारतीय लोगों से भेदभाव हो रहा था। तो ये था हमारा पूरा क्या, कृषि के वाणिज्यिकरण का इम्पैक्ट था। अब जो कल पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं, बंद कर दीजिए वीडियो को।